भरी बिरादरी के सामने पुष्कर काव्या से शादी करने के लिए मना कर देता है। ऐसा सुनकर गजेंद्र जी अपने बेटे का हाथ झकझोरते हुए कहते हैं, क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था, ताकि भरे परिवार और पूरी बिरादरी के सामने हम सबकी बेइज्जती कर सको। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। गजेंद्र जी के गुस्से से भरी रौबदार आवाज़ पूरे पंडाल में गूंज उठती है। आवाज़ की गूंज इतनी तेज़ थी कि सारे बाराती और सराती दोनों बाप बेटे को देखने लगते हैं। मंडप में बैठी दुल्हन काव्या की आंखों से सहस्त्र मोती झरने लगते हैं। काव्या के माता पिता सुमन जी और केदार जी भाग कर आए और गजेंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या हो गया गजेंद्र बाबू, हमसे कोई भूल हो गई क्या? कभी केदार जी गजेंद्र जी के पास जाते तो कभी पुष्कर के पास, पर दोनों बाप बेटा कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक पुष्कर काव्या से शादी करने से मना कर रहा है। केदार जी गजेंद्र जी और पुष्कर के सामने अपनी इज्जत की भीख मांगने लगते और कहने लगते हैं, अगर आज मेरी बेटी की बारात वापस चली गई तो फिर कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने अपनी इज्जत की भीख मांगता हूँ गजेंद्र बाबू। ऐसा मत कीजिए केदार बाबू, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है, भरोसा रखिए। बातचीत चल ही रहा था कि पुष्कर केदार जी की बातों को अनदेखा कर अपना सेहरा निकाल कर आगे पंडाल में बढ़ जाता है। पीछे पीछे आवाज़ लगाते उसके पिता गजेंद्र जी भी आ जाते हैं। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पुष्कर को क्या हुआ है। वो तो बहुत खुश था इस शादी से, फिर वरमाला के बाद ऐसी क्या बात हुई कि वो शादी करने से इनकार कर रहा है। आवाज़ लगाते हुए मन में इसी उधेड़-बुन में अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे कि उन्होंने देखा पुष्कर पंडाल के एक किनारे बैठा एक नौजवान का हाथ पकड़कर खींचते हुए मंडप की ओर ला रहा था और लाकर सीधा केदार जी और सुमन जी के पास खड़ा कर दिया और कहा, ये करेगा आपकी बेटी काव्या से शादी। उस नौजवान को देखकर केदार जी कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं जमाई बाबू, ये तो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले रामदीन का बेटा केशव है। ये भला क्यों करेगा मेरी बेटी से शादी। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जमाई बाबू। फिर सुमन जी गजेंद्र जी से कहती है, भाई साहब समझाइए ना जमाई बाबू को, कैसी बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गजेंद्र जी भी पुष्कर की इस हरकत से सकते में थे कि आखिर सुबह तक शादी से इतना खुश था और अभी अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है पुष्कर। वो गुस्से से फिर पूछते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया पुष्कर, मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है। फिर पुष्कर कहता है, आज आप लोगों की वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती और ख़ासकर आपकी वजह से केदार जी और सुमन जी, आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करवाना चाहते थे, वो भी अपनी जिद की वजह से। केशव और काव्या एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, और आप ऐसे प्यार करने वाले को अलग कर रहे हैं। अरे आज अगर मेरी शादी काव्या से हो जाती तो मैं खुश रहता और ना आपकी बेटी और ना ही केशव, मेरा सुख चैन सब चला जाता। कैसे माता पिता है आप दोनों, जो अपनी जिद और छोटी शान की खातिर अपनी बेटी का सुख चैन बर्बाद करने जा रहे थे। मानव केशव और उसका परिवार आप लोगों के जैसा पैसे वाला नहीं है। आपके मुलाजिम का बेटा है, पर आपकी बेटी से सच्चा मोहब्बत करता है। वो तो अच्छा हुआ मैंने इन दोनों को अंतिम बार बात करते हुए सुन लिया, नहीं तो आज मुझसे एक बड़ा पाप हो जाता और जानते बूझते मैं ये पाप नहीं कर सकता। अगर मैं ज़बरदस्ती शादी कर भी लिया तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन फलते फूलते नहीं हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं ये शादी नहीं कर सकता।
दरअसल केदार जी और सुमन जी को काव्या और केशव के प्रेम के बारे में पहले से ही पता था, पर वो नहीं चाहते थे कि काव्या की शादी अपने से छोटे ओहदे वाले परिवार में हो। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हमेशा बड़े घर का रिश्ता देखा था, ताकि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो। पर काव्या केशव एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जो केदार जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे केशव और उसके परिवार वाले साधारण लोग थे, पर प्यार और इज्जत बहुत थी। काव्या किसी भी हाल में पुष्कर से शादी नहीं करना चाहती थी, पर माता पिता के दबाव के कारण उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी और विवश हो गई इस शादी के लिए। उसने तो साफ साफ लफ्ज़ों में सुमन जी को कह दिया था कि वो शादी के बाद अपने पति से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसके मन में सिर्फ केशव है, केशव, और वो मरते दम तक उससे ही प्यार करती रहेगी। सब कुछ जानते हुए भी केदार जी ने अपनी बेटी का रिश्ता पुष्कर से तय कर दिया था। उन्हें लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ठीक वैसा ही हुआ। वरमाला के बाद पुष्कर फ्रेश होने बाथरूम की तरफ जाता है, जहाँ काव्या और केशव पहले से ही मौजूद थे और अपने प्यार को अंतिम विदाई देने आए थे। दोनों की बातें सुनकर पुष्कर वहाँ से वापस आ जाता है और फिर बहुत सोच विचार करने के बाद उसे सबसे बेहतर तरीका यही समझ आया और इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इतना सब होने के बाद सब लोगों के बीच बातें शुरू हो गई। अब तो केदार जी और सुमन जी के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हो रहा था और साथ में पुष्कर जैसा दामाद हाथ से खोने का दर्द भी महसूस हो रहा था। पर जब होनी को ही कुछ और पसंद है तो हम इंसान क्या कर सकते हैं। ऊपर से बिरादरी में अब नाम भी खराब हो रहा था। इसलिए केदार जी ने बिना देरी किए पुष्कर और गजेंद्र जी से माफ़ी मांगते और केशव के साथ काव्या की शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। पुष्कर केशव को मंडप पर ले जाता है और काव्या का हाथ पकड़ाते हुए कहता है, इस जन्म में काव्या तुम्हारी, पर अगले जन्म में ये मेरी होगी। समझे मिस्टर बुद्धू बलिदानी राम।